मैं कल खबर कर रहा तो बताया भी था कि नीतीश कुमार का ग्राफ कैसे गिरा है 2010, 2015 और 2020। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 पर आकर टिक जाएंगे। तो ये बातें तो तब कही जा रही है ना जब वो एनडीए गठबंधन में है और जिस हिना साहब को ठुकरा दिया गया था, अलग कर दिया गया था, कोई उनसे मतलब नहीं था, माने विकट परिस्थितियों में उनका साथ छोड़ा गया था, उसी हिना साहब से खुद मिलने पहुंच जाते हैं। तो इसके मायने तो कुछ होते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के दोनों के बीच में एक संविदा हुई हो, और राज्यसभा तो वही जाएगा जिसके पास बहुमत होगा। लालू प्रसाद के पास तो बहुमत है नहीं। नीतीश कुमार के पास जो बहुमत है वो भाजपा का बहुमत है, और भाजपा अपने स्तर से लोगों को भेजने की तैयारी भी कर रही है। मैंने तिरहुत प्रमंडल में जो तैयारी चल रही है एमएलसी चुनाव के, उपचुनाव के, उसको लेकर के जिस तरह की तैयारी चल रही है और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की टीम काम कर रही है, कई लोगों से मेरी बात हुई है कि जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को जिताने के लिए वो हथकंडा अपना रहे हैं, जबकि आपको आरजेडी में भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और ये मामला त्रिकोणीय होने जा रहा है। पूरा जोड़ लेते हैं हम विपक्ष को, गैर भाजपाई दलों को, तो 141 का आंकड़ा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 140 है। यानी कि सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने वाले 141 लोग जो हैं, सांसद जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं, यानी एक की संख्या ज्यादा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। नीतीश कुमार कभी भी हड़बड़ाते या घबराते नहीं है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल हमने मुद्दे की बात में जिस तरीके के हमने आपको बताया कि सीएम नीतीश एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी को वो अपने करीबी से संदेश भिजवा दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि उनकी क्या क्या शर्तें हैं। अगर ये शर्तें मानी जाती है तो बेशक वो बीजेपी के साथ रहेंगे, बेशक वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन अगर शर्तें नहीं मानी जाती है तो एक और दरवाजा खुला हुआ है। तो क्या ये शर्तें अगर बीजेपी नहीं मानती है तो महागठबंधन में राजद सुप्रीमो लालू यादव उनकी ये शर्तें मानेंगे, और मानेंगे तो सीएम नीतीश जाएंगे ही। स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, बाबा से चर्चा करेंगे इस बात पे। अब क्या, अब जब बीजेपी इस बात को नहीं मानेंगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस विश्लेषण को, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम माफ़ी के साथ चाहेंगे कि यदि आप अंधभक्त हैं, आप डाई हार्ड फैन हैं किसी के, तो आप उसी भावना के साथ आप इसको देखिएगा। लेकिन यदि अंधभक्ति में यदि आप अंट भंट करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। ये भारत लाइव है और यहाँ हम बहुत ही क्लियर कट सब बातें रखते हैं, वायस किसी से नहीं होते हैं, न हम प्रभावित होते हैं। वो नीतीश कुमार वाला हम जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वाला क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम वही बातें कहते हैं जो बात बिल्कुल सही होती है, सच होती है। हमारे जो इन्वेंशन होते हैं, जो हमारे खोज होते हैं, जो हम भीतर खाने से खबरें निकालते हैं, वो आज नहीं तो कुछ दिन के बाद सही हो जाती है। तो आपको इन सब बातों पे भरोसा नहीं है तो आप ठीक है अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन यदि आपको इसमें कुछ त्रुटि नज़र आती हो, कुछ आपके पास अलग जानकारी हो, तो आप देने में हिचकिएगा मत, दीजिएगा ज़रूर, लेकिन देखिएगा इसको पूरा, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी इधर उधर किया तो कुछ मिस हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखना होगा और देख करके ये तय करना होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक बिहार में कहावत है कि दशा 10 साल के बाद बदलता है, और दशा 10 साल के बाद बदलता है। तो आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी की दशा 2014 और 2024 में 10 साल में बदल गई। 2 चुनाव में वो शहंशाह थे, इस चुनाव में वो बिल्ली की तरफ भीगे हुए हैं, यानी भीगी बिल्ली बन गए हैं। 2 दल जो हैं उनके रहनुमा बने हुए हैं और उसी पर उनकी सब कहानी टिकी हुई है। अगर वो दोनों अलग तो नीतीश, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार अलग। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि जब 2014 से 2024 में 10 साल में दशा बदल सकती है, तो क्या 2015 से 2025 तक दशा नहीं बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, और इस दशा को बदलने में नरेंद्र मोदी, उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होगा। और आप खास करके नीतीश कुमार जैसे लोग जो हैं, जो घात लगा के मौके का इंतजार करते हैं, घात पर ही तो सब टिका हुआ है। जिस आदमी के पास अपना 2.5% का वोट हो और वो लंबे समय से बना, मैं एक खबर कर रहा था उसमें मैंने बताया भी था कि इस देश में अधिकांश ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस
राज्य में हैं उस राज्य में जिस जाति की संख्या अधिक है उसके नहीं है, बल्कि जिसकी संख्या कम है उसके हैं। तो ये एक फंडा तो निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपनी पार्टी और अपनी साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र अंतिम है। लालू प्रसाद के पास भी उम्र नहीं बची है, उम्र के जिस पड़ाव पर है वहाँ से अब कई चुनाव वो और देखें। हम तो चाहेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि दोनों जीवित रहें और दोनों 200 साल तक बिहार की सत्ता और बिहार के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहें, लेकिन ऐसा फिजिकली और बायोलॉजिकली संभव नहीं लगता है। लेकिन खैर, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब जो 2025 का चुनाव होने वाला है उसमें न तो नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ है खोने पाने के लिए और न ही लालू प्रसाद के पास। यदि दोनों दो खेमे में बटे रहे तो दोनों ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला था 2020 में और उसके शुरुआत भी हो चुकी थी। मैं कल खबर कर रहा था तो बताया भी था कि नीतीश कुमार का ग्राफ कैसे गिरा है 2010, 2015 और 2020। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 पर आकर टिक जाएंगे। तो ये बातें तो तब कही जा रही है ना जब वो एनडीए गठबंधन में हैं। तभी अगर गठबंधन बदल देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो जिन लोगों ने, जिन तथाकथित ये बातें कही, जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड समझते हैं, उन्होंने 20 सीट पर रोकने की बात की है, तो हो सकता है कि वो भी अपना मंतव्य बदल दें कि अरे हमने तो कहा था कि एनडीए में रहेंगे तब ना। अब तो ये सब होता है राजनीति में, ये सब चीजें खूब उलट पुलट होती है। अब नीतीश कुमार को देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए या आरजेडी को देख लीजिए, अलग अलग रहते हैं तो क्या कहते हैं। आज से 3 महीना पहले तक लालू प्रसाद को फंसाया गया था और आज लालू प्रसाद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ये सारी बातें सियासत में होती रहती हैं और इसका लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। तभी तक बुरा मानते हैं जब तक वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आखिर ये मुद्दा कहाँ से आया कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। आखिर उसके पीछे क्या है, कौन सी ऐसी बात है, किन मुद्दों पे डील हुई है। हमारे पास जो 6 मुद्दे हैं वो मुद्दे बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और एक बार फिर से लालू प्रसाद एक साथ आ सकते हैं और आने वाली राजनीति के लिए एक नया मिसाल कायम कर सकते हैं। अब इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ आजकल पिछले 2-3 दिनों से आप देखे होंगे रात के अंधेरे में बात हो रही है, रात दिन के उजाले में बात हो रही है, रातों रात क्या हो जा रहा है, भोरे भोर क्या हो जा रहा है, ये सारी बातें आ रही है। और जिस हिना साहब को ठुकरा दिया गया था, अलग कर दिया गया था, कोई उनसे मतलब नहीं था, माने विकट परिस्थितियों में उनका साथ छोड़ा गया था, उसी हिना साहब से खुद मिलने पहुँच जाते हैं, तो इसके मायने तो कुछ होते हैं ना। दोनों रिश्तेदारी तो निभाने गए नहीं थे। अगर रिश्तेदारी निभाना होता तो ये रिश्तेदारी तो उस समय भी निभाती जब उनको जरूरत थी। क्योंकि शहाबुद्दीन ने क्या किया है अपनी पार्टी के लिए और नीतीश कुमार को सत्ता में, माफ कीजिए, लालू प्रसाद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, ये कौन नहीं जानता है। सब जानते हैं। यहाँ तक कि लालू प्रसाद के दोस्ती में उन्होंने नीतीश कुमार को कह दिया था परजीवी, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के और सत्ता में रहते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियाँ बनी हैं और जिस तरह की बात हुई है उसमें एक बात तो साफ नजर आता है कि क्या हिना साहब वो कड़ी का काम करेंगी जो दोनों को जोड़ेगा। आप देखिए होंगे कि सिक्कड़ देखी है ना आप, सिक्कड़ में एक कड़ी दूसरे से ऐसे जुड़ा रहता है तो उसको जोड़ा जाता है। कहीं कहीं देखिएगा तो उसको वेल्डिंग नहीं किया जाता, मुंह खुला रहता है तो कभी कभी अपने से खुल जाता है, लेकिन वेल्डिंग इसलिए किया जाता है कि ये जुड़ा रहे। तो वही वेल्डिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हिना साहब उसमें सामने आ सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कहाँ गड़बड़ा रहा है मामला, मुस्लिम समाज में। प्रशांत किशोर को कहाँ खड़ा किया गया है, कौन सा वोट तोड़ने के लिए, मुस्लिम समाज का। प्रशांत किशोर किस पर हमला कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार पर। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और मुसलमान, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जहां नीतीश कुमार को भी डरना चाहिए और नीतीश कुमार डरेंगे भी। वहीं लालू प्रसाद ने जैसे ही इस सारे मामले पर आया तो पहले तो अपने लोगों को अपने पास रखने के लिए और प्रशांत किशोर का डर दिखलाया। उसके बाद मीटिंग शुरू कर दी विभिन्न प्रकोष्ठों की, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बुला करके मीटिंग किया और उन लोगों से अकेले अकेले में बात की। और उसी समाज से हिना साहब, जिनसे बहुत लंबे समय से दूरी बन गई थी,
उनसे एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ऐसी स्थिति में एक फैक्टर ये हो सकता है, और राज्यसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार खबर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के दोनों के बीच में एक संविदा हुई हो, और राज्यसभा तो वही जाएगा जिसके पास बहुमत होगा। लालू प्रसाद के पास तो बहुमत है नहीं, नीतीश कुमार के पास जो बहुमत है वो भाजपा का बहुमत है, और भाजपा अपने स्तर से लोगों को भेजने की तैयारी भी कर रही है। आपने देखा होगा कि कल ही मीटिंग हुई है और उसमें कई लोगों के 1 दर्जन नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो नहीं होगा। तो क्या ये पूरी की पूरी कहानी, पूरा स्क्रिप्ट किसी अलग रास्ते से लिखा जा रहा है? दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं खुशी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार का हितैषी एक भी नहीं बैठा है। एक भी व्यक्ति को यदि मौका मिलता हो लंगड़ी मारने का, तो सबसे पहली लंगड़ी वो नीतीश कुमार को मारेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही हैं जो सबकी सीटें कम करवा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं है तो जिसको जितना सीट चाहिए मुंहमांगी सीट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का बिहार चैप्टर जो है, बिहार का थिंक टैंक भी यही बात सोच रहा है कि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो लगभग 150 सीट पर तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो जब हम 109 सीट पर 110 सीट पर चुनाव लड़ करके और हम जीत करके आ सकते हैं 74 को, तो हम आगे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब राज्यसभा वाली बात होगी तो वहां आकर के नीतीश कुमार को 2 फैसले लेने होंगे। अगर उनको हिना साहब को भेजना है तो भारतीय जनता पार्टी को ड्रॉप करना होगा अपने कैंडिडेट्स को, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। वो अपने नाम दे दी है, इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा उस नाम में, उस लिस्ट में शामिल नहीं है। वो जाने वाले किसके कोटा से हैं? तो जेडीयू के कोटा से। लेकिन अगर हिना साहब जा रही हैं जेडीयू कोटे से, तो ये मान के चलिए कि विवाद का कारण होगा, और ऐसी स्थिति में एनडीए टूट के कगार पर होगी। क्योंकि जिस तरह से बिना आंख मूंद करके मदद कर रहे हैं, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने तिरहुत प्रमंडल में जो तैयारी चल रही है एमएलसी चुनाव के, उपचुनाव के, उसको लेकर के जिस तरह की तैयारी चल रही है और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की टीम काम कर रही है, कई लोगों से मेरी बात हुई है कि जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को जिताने के लिए वो हथकंडा अपना रहे हैं, जबकि आपको आरजेडी में ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और ये मामला त्रिकोणीय होने जा रहा है, एक और उम्मीदवार खड़ा होने जा रहा है। अब ये उम्मीदवार कौन खड़ा करेगा? प्रशांत किशोर खड़ा करेंगे या कोई और खड़ा करेगा? ये बातें अभी आनी बाकी है, और ये मेन टाइम पर एक बार देखिएगा कि अब धड़ाम से होगा। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी होना है, और त्रिकोणीय मुकाबले में जब हो रहा है तब तक एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन पिछड़ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास है कि हम दोनों 2 खेमे में हैं, तो हमारी शक्तियां बटी हुई हैं। अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, और 2015 में ये प्रयोग उन्होंने किया है। तो ऐसी स्थिति में 2 फायदा होगा। अब नीतीश कुमार की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो हम इस बात को लेकर के जोड़ घटाव करें कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बीजेपी के पास 78 है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 1 है, यानी 79 है, और इसमें अगर नीतीश कुमार के 44 जोड़ देते हैं तो 123 होता है। यानी कि बहुमत से एकमात्र 1 सीट ज़्यादा या 2 सीट ज़्यादा आप कह लीजिए, अब 2 सीट ज़्यादा है। तो क्या ये 2 सीट कम करने के बाद नीतीश की सरकार गिर सकती है? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो 7 अलग चले गए हैं, उनको जोड़ करके 28-29 आप हो जाते हैं 30 के आसपास। लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी हिले डुले हुए हैं 2025 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि उनको लोकसभा तो लड़ना नहीं था। अगर लड़ना भी था तो लोकसभा मिला नहीं, तो लड़ना तो उनको विधानसभा है। इसके अलावे अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें 111 के 111 जो नज़र आ रहे हैं वो महागठबंधन नज़र आ रहे हैं। 77 है आरजेडी के पास, 19 हैं आईएनसी के पास, सीपीआईएमएल के पास 11 है, सीपीएम के पास 2 हैं, सीपीआई के पास 2 है। तो ऐसी स्थिति में जो 7 हैं उनको लेकर के पहले ही उनकी पार्टियां जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को दे चुकी हैं कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो अगर सदस्यता 7 की समाप्त कर दी जाती है तब भी आंकड़ों के हेर फेर में नीतीश कुमार यदि चाहें तो उस खेमे में जा सकते हैं और वहां बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि 111 में अगर 44 इनका जोड़ देते हैं तो ये 155 का आंकड़ा हो जाता है, ज्यादा कम, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में दोनों राज्यसभा की सीटें इनकी हो जाएंगी। बहुमत तो उधर भी बिल्कुल। तो
उपेंद्र कुशवाहा को भी भेज सकते हैं और हिना साहब को भी भेज सकते हैं, या फिर जिनको वो पसंद करते हैं, केसी त्यागी का नाम आ रहा है, मनीष वर्मा का नाम आ रहा है, उसको भेज सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर लालच भी नहीं करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को हर हाल में सत्ता में आना है। पहली बात शर्त यहाँ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर क्यों नीतीश और नीतीश और लालू ऐसा करेंगे, नीतीश कुमार को फिर क्यों बनाएंगे। तो नीतीश कुमार की एकमात्र मंशा है, और वो मंशा है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है। उसके साथ साथ उनको जो इंडिया गठबंधन बना है उसके संयोजक का पद चाहिए, और कांग्रेस का उनको ओथ चाहिए। कांग्रेस लिख करके दे कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्य प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। वो ये मांग तो पहले भी थी। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, जो बीत गई सो बात गई। अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा कि नीतीश कुमार को एक कठिन डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जाने का है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ये शर्त रख सकते हैं कि उन्हें 120 से ज़्यादा सीटें चाहिए, 110 से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में उनके लिए इस तरह की समस्या नहीं होगी। तो दूसरी तरफ लॉटरी लग जाएगी, जैसे कि हम बता रहे थे एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं। इसके साथ साथ और कई बातें हैं जिसमें अगर आंकड़ों की बात हम करें तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि अब तक जो परिस्थिति है उसमें 141 पूरा जोड़ लेते हैं हम विपक्ष को, गैर भाजपाई दलों को, तो 141 का आंकड़ा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 140 है। यानी कि सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने वाले 141 लोग जो हैं, सांसद जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं। यानी एक की संख्या ज़्यादा है। एक से ही सरकार गिरी थी भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। अब इसको आप ऐसे देख सकती हैं कि 240 में टोटल जोड़ करके 293 के आसपास होता है, 92 के आसपास होता है। इस 292 में जो अलग अलग दल हैं, अगर इन लोगों को जो अभी किसी को एक मंत्रिमंडल में जगह मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक है तो उसको नहीं मिला है, 2 है तो नहीं मिला है, तो ये सारे लोगों को बाकी जो बचे हुए हैं 141 को पूरा करने के लिए जो बाकी के 31 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें 31 लोगों में अगर ज़्यादा उनको कुछ मिल जाए तो वो क्यों नहीं जाएंगे, और उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह से निजात भी मिलेगा। पहली शर्त यहाँ है। और इसकी धमक आपने देखा होगा कि जो बिल आया था, उसमें अभी वक्फ बोर्ड बिल, तो उस बिल को जेपीसी में देने का मतलब क्या होता है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से ऐसे चुटकी बजा करके और बिल पास करा लिया करती थी, इस बार उस बिल को जेपीसी में भेजने का क्या, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि भेजा गया हो 10 साल में, लेकिन इस बार भेजना पड़ा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सरकार को ये डर था, और अगर बिल पास नहीं होता तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में आ जाती, और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाती। अब इसके बाद राज्यसभा की तरफ बढ़िए, तो राज्यसभा का भी आंकड़ा जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है उसमें 226 का आंकड़ा है 245 में। तो 226 में 114 का आंकड़ा जो है वो बहुमत का होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जोड़ घटाव करके 110 आते हैं, यानी वहाँ भी उसके पास बहुमत नहीं है। अब जो ये राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जो इस बार चुनाव जीती है विधानसभा के, या और भी कई कारण बने हैं जिसके चलते वो 13 सीट, लगभग 12-13 सीट खाली है, जिसमें 12-13 सीट में से 10 सीट जीतेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 सीट तो यहीं घट जाता है, तो वो बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाएगी। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नरेंद्र मोदी को, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हाथी जब रखा जाता है तो हाथी के पीछे वाले पैर में आप देखिएगा ना तो सिक्कड़ बांधा जाता है, हाँ, कि वो अचानक हमला किसी पर मत कर दे। हाथी कभी भी हमला कर सकती है, तो इसीलिए दोनों पैक, उनका सिक्कड़ जो है नरेंद्र मोदी के बांधा हुआ है। और इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद से जो बातें हुई हैं उन मुद्दे भी हमने बता दिए, और उन मुद्दों पर अगर वर्तमान परिस्थिति इस तरह की बनती है तो निश्चित रूप से एक नया डील देखने को मिलेगा। और 15 दिन के बाद जो हम बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल नजर आ रहा है, वो भी देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बाबा से बात की कि क्या अभी अगर बीजेपी
सीएम नीतीश की डील नहीं मानती है, जो सीएम नीतीश अपने करीबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिजवा दी है, तो सीएम नीतीश के लिए दूसरा दरवाजा भी खुला रखा है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।